हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू BDN केमिस्ट्री पॉइंट। मैं हूँ राज यादव और ये जो पार्ट है हमारी इससे पहले वाली वीडियो का शेष पार्ट है। इसमें हम लोग दो यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग इफिशिएंसी कैलकुलेट कर चुके थे। कौन कौन से के लिए? एक सिंपल यूनिट सेल के लिए और एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। तो सिंपल यूनिट सेल के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन था वो पैकिंग फ्रैक्शन आया था बेटा आपका पॉइंट का 5.2 इतना, ठीक है। और पैकिंग इफिशिएंसी जो आया था वो आया था बेटा 52%। किसके लिए बेटे? ये सिंपल के लिए आया था, सिंपल यूनिट सेल के लिए आया था। दूसरा निकाला था हमने बेटा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। तो बॉडी सेंटर्ड के लिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया था? उसका आया था बेटा 68, पॉइंट का 68। और पैकिंग इफिशिएंसी निकाला था तो कितना आया था बेटा? 68%, ठीक है। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक। और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो बॉडी सेंटर्ड की जगह पे आ जाएगा आपका कौन सा? फेस सेंटर्ड के लिए। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हम क्या निकालेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग इफिशिएंसी की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे होगी, जरा देखते हैं हम लोग। देखो बेटे, क्या होता है, आप फिर से एक यूनिट सेल बनाओगे। आप हो सकता है ऐसे बार बार बना करके बोर हो जाएं यूनिट सेल के लिए, लेकिन बात यह है कि आप जितनी बार यूनिट सेल बनाएंगे आपके माइंड में उतनी बार ये फीड होगी बात, ठीक है। ये बात उतनी बार क्या होगी? फीड होगी, ठीक। तो ये ध्यान रखें आप लोग इस चीज़ को। देखिए जरा यहाँ पर, ये देखिए हमने आप बना दी यहाँ पर क्या? क्यूबिक यूनिट सेल। और हमें किस प्रकार की क्यूबिक यूनिट सेल बनानी है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनानी है। इससे क्या बेनिफिट होगा? इसमें क्या होता है, इसमें एटम्स आपके कहाँ होते हैं, यानी यूनिट सेल के कॉर्नर पर होते हैं। और कॉर्नर के साथ साथ आपका क्या होता है? प्रत्येक फेस के सेंटर पर होता है। एक फेस ये, इसके अपोजिट वाली फेस ये, एक फेस ये, इसके अपोजिट वाली फेस ये, और ये फेस सामने वाली, ये फेस पीछे वाली, जरा इस तरीके से, ठीक है। तो ये है आपकी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में भी आपकी जो एज लेंथ होगी वो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या मानी जाएगी? ए मानी जाएगी। चूँकि ये क्यूबिक यूनिट सेल है इसलिए इसकी लेंथ, इसकी ब्रेस्ट और इसकी हाइट, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों कैसी होंगी? इक्वल होंगी आपस में, ठीक है। जब इक्वल होंगी तो देखिए आपने कहा, यहाँ लिखते हैं क्या? एज लेंथ, एज लेंथ इक्वल टू क्या माना हमने? ए। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। आपको पता है क्यूब के लिए ए क्यूब हो जाए। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? इसकी वॉल्यूम होता है और सब बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा? ए गुणा ए गुणा ए मतलब ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम आ गया ये। वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम का वॉल्यूम कितना होगा बेटे? 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों? क्योंकि एटम हमारा स्फेरिकल होता है और जो चीज़ स्फेरिकल होती है अर्थात गोलाकार होती है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रैंक ऑफ यूनिट सेल। रैंक ऑफ यूनिट सेल, रैंक का मतलब क्या है कि कितने एटम प्रेजेंट है किसमें? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर। तो होते हैं बेटा कितने? टोटल 4 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं बेटा? ये 4 होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या निकालना? पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम, या हम टोटल वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम्स, यानी एटम्स के द्वारा घेरा गया कुल वॉल्यूम। यानी हम नीचे लिखेंगे बेटे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल का आयतन, ठीक है। ऊपर है यानी कि एटम्स द्वारा घेरा गया कुल आयतन और नीचे है यूनिट सेल का आयतन, ठीक है। चलिए आपको पता है, क्या पता है
कि एक एटम का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 πr³ होता है। तो 4 हमारे एटम होते हैं फेस सेंटर्ड में, तो 4 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 4 × 4/3 πr³। तो 4 से क्या हो जाएगी बेटे, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक चीज़ और रह गई, कौन सी, रिलेशन रह गया आपका, यानी कि रिलेशन A एंड R, A और R के बीच रिलेशन क्या होता है बेटा, 4R = होता है आपका A√2, और A की अगर वैल्यू निकालो तो आ जाएगा 4R /√2। सही है, तो ये आपके पास रिलेशन होता है A के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितनी आ जाएगी, A³ आ जाएगी यहाँ पर। ये चलिए वैल्यू रखते हैं हम लोग इसकी। देखिए यहाँ देखिए 4 को 4 लिखेंगे इंटू 4/3, 4 × 3 नीचे बटे में आ जाएगा, पाई का पाई लिख दीजिए, r³ का r³ लिख दीजिए। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये जो 3 है ये नीचे आ जाएंगे, इंटू A³ का मतलब हुआ बेटा यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है बेटा, A³ होता है। और A³ का जो आयतन यानी A का आयतन कितना होता है, 4, यानी A की वैल्यू होती है 4/4R /√2। तो A³ कितना हो जाएगा बेटा, 4R /√2 की पावर 3 यानी होल क्यूब। चलिए देखिए आगे देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, 4 × 4 × पाई × r³ डिवाइडेड बाई 3 इंटू, अब देखो यहाँ पर 4 को 3 बार लिखेंगे, 4 × 4 × 4, अब r है तो r³ डिवाइडेड बाई हम √3 × √3, लेकिन बटे में लिखेंगे, बटे वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं बेटा √2 × √2। अब देखो यहाँ पर है क्या, 4 4 4 4, ये कैंसिल हो जाएंगे 4 4, और r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए बचता क्या आपके पास, पाई बचता है, √2 √2 ये बचता है, डिवाइडेड बाई आपके पास नीचे बचता 3 × 4 इतना बच रहा है। ठीक है, √2 की मल्टीप्लाई कितनी आती है, 2 आती है, तो पाई × 2√2 डिवाइडेड बाई 3 × 4, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। जरा देखिए यहाँ पर पाई की वैल्यू रखेंगे कितनी, 3.14 इंटू 1.414, 1.414 रख दीजिए। चलिए डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6, इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.74। कितनी आ जाएगी, 0.74। ये क्या आ गया, पैकिंग फ्रैक्शन आया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए, कितना, 0.74। नेक्स्ट हमें निकालना है पैकिंग इफिशियंसी, यानी पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू होता है बेटा पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100। जरा देखिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया, 0.74 आया, इंटू 100 करेंगे तो बराबर आ जाएगा बेटा 74%। अर्थात यूनिट सेल में एटम्स के द्वारा 74% पार्ट जो है ऑक्युपाइड कर लिया गया है, अर्थात घेर लिया गया है, और शेष कितना बचेगा, 26%। अर्थात फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम्स के द्वारा सबसे ज़्यादा वॉल्यूम घेरा गया है। क्यों घेरा गया है, क्योंकि इसमें एटम्स भी सबसे ज़्यादा होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 6 होते हैं। आप चाहें किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, यही फॉर्मूला रहेगा आपका। सही है। अब आपके पास रिक्त स्थान कितना बचेगा, यानी वॉइड कितनी बचेगी, रिक्त स्थान यानी कि इसे हम बोलते हैं वॉइड, बराबर हो जाएगा 100 - 74 इक्वल टू हो जाएगा 26% पार्ट कितना रह जाएगा, फ्री रह जाएगा, यानी कि रिक्त रह जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी की डेफिनेशन एक बार और बताना चाहूँगा, ठीक है, जो कि आपको पता लग जाए। एक बार और समझाना चाहूँगा, ज़रा देखिए यहाँ पर हम क्या करना है। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि आपको क्या किया जाए, एक क्रिस्टल सिस्टम दिया जाए। क्या दिया जाए,
एक क्रिस्टल सिस्टम दिया है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि एक बॉक्स दिया जाए। बॉक्स कैसा हो सकता है, जैसे आप मार्केट से यानी कि स्वीट्स वाली दुकान पे, जो मिठाई वाली दुकान है, वहाँ से लड्डू अगर लेके आते हैं तो लड्डू का जो डिब्बा होता है उस टाइप का भी बॉक्स हो सकता है। तो उस टाइप का मैं बॉक्स दूँ आपको, और मैं उस बॉक्स में कहूँ आपसे कि इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर आप लड्डू को अरेंज करिए, और अरेंज करके बताइए कि लड्डू के द्वारा डिब्बे का सारा भाग भर लिया गया है या नहीं भरा गया है। तो आप क्या करोगे, उनको बहुत अच्छे से लगाओगे, इस तरीके से क्रम से लगाओगे, सारे लड्डुओं को इस तरीके से क्रम से लगाओगे, ठीक है, बहुत बढ़िया से, बहुत क्रम से लगाओगे, जिससे कि सारे से ज़्यादा स्पेस भर लिया जाए, ठीक है। इस तरीके से बहुत क्रम से लगाओगे आप, बात समझ आ रही होगी। तो आप बहुत क्रम से लगाओगे, ज़रा देखिए इसको, इस तरीके से बहुत क्रम से लगाया। लेकिन क्रम से लगाने के पश्चात भी देखना पड़ रहा है, देखो आपको बीच बीच में से ये खाली स्थान आपको दिख रहा होगा, ये खाली स्थान आपको दिख रहा होगा, अर्थात कुछ ना कुछ वैल्यू जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान को हम लोग वॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग वॉइड कहते हैं, या रिक्त स्थान कहते हैं, या अंतर अड़ुक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग अंतर अड़ुक स्थान कहते हैं। अब बात ये आती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट, क्योंकि यूनिट सेल्स होती हैं वो अलग अलग प्रकार एटम्स का अरेंजमेंट करते हैं। तो हर एक प्रकार की जो यूनिट सेल है उसमें अरेंजमेंट के आधार पर अलग अलग जो पार्ट है, अलग अलग जो वॉल्यूम है यूनिट सेल का, वो घेरा जाता है। यानी किसी में कम स्थान खाली रहता है तो किसी में ज़्यादा स्थान खाली रहता है, ठीक है। तो बात हम करते हैं इस खाली स्थान की, यानी भरे हुए स्थान की, एटम्स द्वारा भरे गए स्थान की, ठीक है। मान लीजिए ये पूरा, यानी जो पूरा यहाँ से यहाँ जो बॉक्स है, इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो B है। क्या है बेटा, ये वॉल्यूम क्या है, B है, और एटम्स के द्वारा कोई ना कोई वॉल्यूम घेरा गया है, यानी एटॉमिक वॉल्यूम हम कह सकते हैं, एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। तो बात ये आती है कि इसमें पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन जरा देखिए, यानी पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, यूनिट सेल का वॉल्यूम हम नीचे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एंड वॉल्यूम, या हम कह सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम, यानी एटम द्वारा घेरा गया टोटल वॉल्यूम। अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिख सकते हैं कि यूनिट सेल के उपलब्ध आयतन का वह भाग या वह आयतन, ध्यान दें, देखो मैं हिंदी में लिख रहा हूं इसकी डेफिनेशन को, क्या लिख रहा हूं बेटे, यूनिट सेल के आयतन का वह भाग, या हम इसको वह आयतन भी कह सकते हैं, वह भाग जो एटम्स द्वारा घेरा जाता है, उसे हम पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ये इसकी एक डेफिनेशन हो गई। अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहते तो क्या लिखोगे भाई, देखिए यहाँ पर ये है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल द्वारा घेरा गया आयतन और यूनिट सेल का आयतन। तो हम क्या कह सकते हैं बेटे, यानी कि एटम्स द्वारा, यानी अणुओं द्वारा, परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन तथा इकाई सेल के आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं बेटे, पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इस सूत्र से भी आप डेफिनेशन बना सकते हैं, परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन तथा इकाई सेल के आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेशियो ही तो है, ये वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इन दोनों का जो रेशियो वो क्या कहलाता है, पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। मैं बात करता हूँ पैकिंग इफिशियंसी की, किसकी बात करता हूँ बेटे, इसको पैकिंग इफिशियंसी की बात करता हूँ, ठीक है। पैकिंग
एफिशिएंसी, ज़रा देखिए पैकिंग एफिशिएंसी बराबर क्या होती है बेटे, पैकिंग एफिशिएंसी अगर हम निकालेंगे तो क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ऊपर क्या है टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, ठीक है, यानी कि एटम्स के द्वारा घेरा गया वॉल्यूम इनटू 100, ठीक है। हम इसे क्या करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी होती है तो 100 में से निकालते हैं। कितने में से निकालते हैं बेटे, 100 में से निकालते हैं। और पैकिंग फ्रैक्शन निकालता हो तो हम 1 में से निकालते हैं, ठीक। जरा देखिए इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसको डिफाइन किया जा सकता है बेटा, यूनिट सेल के उपलब्ध आयतन का वह प्रतिशत जो परमाणुओं द्वारा घेरा जाता है। क्या कहलाता है बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है। पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है, ठीक है। परमाणु द्वारा घेरा गया वह आयतन क्या कहलाता है, पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है। और पैकिंग एफिशिएंसी को हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर होता है पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू होता है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ 100। तो हम क्या कह सकते हैं बेटे, यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन के 100 टाइम मल्टीप्लिकेशन को पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो प्राप्त होगा, जो वैल्यू प्राप्त होगी उसे हम क्या कहेंगे बेटे, पैकिंग फ्रैक्शन के नाम से जानेंगे। आई होप आपको पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन आपको तैयार हो गया होगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता लग गया होगा कि किस टाइप की यूनिट सेल में कितना स्पेस एटम्स द्वारा घेर लिया जाता है और कितना स्पेस एटम्स द्वारा खाली रहता है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन सारी कैलकुलेशन को इकट्ठा करके एक नई टेबल बनाते हैं। जरा देखो कैसे बनाएंगे उस टेबल को, पहले इसको उतार लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि जो भी हमने कैलकुलेशन अभी तक की हैं उन कैलकुलेशन को एक साथ कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, एक साथ हमें कैसे याद रहेंगे। तो बच्चों ध्यान रहे, मैं आपको बार बार इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आप जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार लिखोगे, आपको वो चीज़ उतनी बार याद होगी और आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाएगी, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप जो भी पढ़ें वो बिल्कुल 100% आप सीख जाएं, ठीक है। चलिए ज़रा देखते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहली जो यूनिट सेल है वो है सिंपल यूनिट सेल। देखो यहाँ पर मैंने क्या क्या कॉलम बनाए हैं। यहाँ मैंने कॉलम बनाए नेम ऑफ यूनिट सेल, मतलब यूनिट सेल का नाम, कौन सी यूनिट सेल के लिए हम लिख रहे हैं। रैंक ऑफ यूनिट सेल, मतलब यहाँ पर जेड की वैल्यू हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बेटे, यहाँ पर जेड की वैल्यू, यानी कौन कौन से एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। दूसरा पैकिंग फ्रैक्शन, यानी पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी लिखनी है हमें यहाँ पर कि कितने % भाग जो है वो भरा हुआ है एटम्स के द्वारा, यानी एटम्स द्वारा कितना वॉल्यूम यूनिट सेल का ऑक्युपाइड किया गया है। रिलेशन ए एंड आर, ठीक है, यानी सिंपल सभी प्रकार की यूनिट सेल के लिए आर और ए के बीच क्या रिलेशन आता है वो यहाँ लिखेंगे। वॉइड यानी कितना % भाग खाली रहता है। चलिए देखिए यहाँ पर, ठीक, अगर चाहो तो हम रिलेशन को इधर लिख लेते हैं और वो दोनों चीज़ उधर सही रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए बेटे, यहाँ लिख ले रहे हैं बेटा हम लोग रिलेशन किसके बीच में, ए एंड आर के बीच रिलेशन, ठीक है। ए क्या है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, आर क्या है, एटॉमिक रेडियस, और यहाँ पर हमने ले लिया बेटा क्या, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक। चलिए सबसे पहली यूनिट सेल बच्चों है हमारी सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, सिंपल क्यूबिक के लिए केवल 1 होती है। और एटम्स कहाँ होते हैं, केवल और केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, केवल एटम
कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। उसके लिए रिलेशन क्या आता है? रिलेशन आता है बेटा आपका यानी कि 2r इक्वल टू a, या हम कह सकते हैं a इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2, ये रिलेशन आता है। पैकिंग इफिशिएंसी कितनी आई थी बेटा इसकी? 52%। वाइड कितना था? 48% खाली था भाग। ठीक है, चलिए ये इसके लिए हो गया। और आपका दूसरा जो यूनिट सेल है वो है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल, चलिए देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या होगा, यानी हिंदी में कहते हैं बेटा इसको हम लोग काय केंद्रित घनीय यूनिट सेल यानी इकाई सेल। ठीक है, इसमें जो आपके पास एटम्स होते हैं या रैंक ऑफ यूनिट सेल में होता है वो 2 होते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इसमें एक जो है वो प्रेजेंट होता है कॉर्नर पर, और जो दूसरा एटम है वो प्रेजेंट होता है बॉडी में, बॉडी सेंटर में। ठीक है, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके लिए आपका रिलेशन क्या आता है? ए और बी के बीच में जो रिलेशन है, ए और आर के बीच में क्या होता है बेटा? वो आता है 4r इक्वल टू a√3। क्या आता है बेटा यहाँ पर? 4r इक्वल टू a√3, या आप निकाल सकते हो r इक्वल टू a√3/4। ठीक है, इसके लिए आपका पैकिंग इफिशिएंसी कितना आता है? 68%, और वाइड कितनी हो जाएगी? 32% हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, आपके पास जो तीसरी यूनिट सेल होती है उस तीसरी यूनिट सेल के लिए क्या आएगा वैल्यू काय का? जरा देखो, तीसरी है बेटा आपके पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल, जरा देखिए इसमें जो टोटल पार्टिकल्स होते हैं वो कितने थे? 4, और 4 में आपके एक तो कॉर्नर पर ही होता है, और आपके पास जो 3 बचे वो होते हैं प्रत्येक फेसिस पर। ठीक है, फेसिस प्रेजेंट होते हैं बेटा। इसमें रिलेशन जो होता है वो क्या आता है? वो आता है बेटा 4r इक्वल टू a√2, यानी a√2 आ गया, या r की वैल्यू कितनी निकाल सकते हो? a√2 डिवाइडेड बाई 4, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं बेटा? इसको हम मान सकते हैं यानी r इक्वल टू a, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a/2√2। तो ये भी रिलेशन निकल के आया था जब मैंने रिलेशन निकलवाया था उस समय पे। ठीक है, तो ये भी रिलेशन आपका हो सकता है। ठीक, तो ये भी कभी कभी यूज होगा, ये भी यूज होगा, और ये भी यूज हो सकता है। यहाँ पर जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितनी आती है? 74%, और वाइड आपकी कितनी आ जाएगी? 26%। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एटम्स के द्वारा जो स्पेस यानी जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाइड जो किया जाता है वो किया जाता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। क्यों? क्योंकि इसके लिए टोटल 47% जो स्पेस है वो ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है, केवल और केवल 26% स्पेस खाली रहता है, जबकि बॉडी सेंटर्ड के लिए 32% खाली रहता है, सिंपल के लिए 48 खाली रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो कम स्पेस जो घेरा जाता है, सबसे जो सिंपल यूनिट सेल होती है, साधारणता होती है, वो होती है सिंपल यूनिट सेल। क्यों? क्योंकि इसमें एटम्स के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा भाग नहीं घेरा जाता, ज़्यादा से ज़्यादा भाग कैसा रहता है? खाली रहता है। तो सबसे अच्छी जो पैकिंग है वो कौन सी मानी जाती है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जो होती है वो आपकी फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट जो है वो सबसे अच्छा और सबसे उत्तम माना जाता है कि इस आधार पे आप ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स के द्वारा स्पेस को ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इस वीडियो में आपको इतना ही होगा। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे निकालते हैं, और उस डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड में, कंपटीशन में। तो अगली वीडियो को आप देखना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए आपको इतना ही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। किन के लिए? ऐसे बच्चों के लिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, अर्थात जो कोचिंग पढ़ने के सक्षम नहीं होते हैं, तो उन तक आप वीडियो पहुंचाइए, उनकी दुआएं आपको मिलेंगी। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।